नंबर है, ये देख सकते हैं, ये एक नंबर है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी करंट नहीं ले रहा है, ठीक है। तो हम आगे सेकेंड कॉइल जो होती है ये A की कॉइल होती है, जो चार्जर लगाने के बाद 1.3 की सप्लाई बनती है, ठीक है। चार्जर लगाने के बाद 1.3 की सप्लाई बनती है। और तीसरी कॉइल की बात, चार्जर पे करंट ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखा दो, देखिए यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिए। अब देखिए प्रॉपर अभी 0.3, देखिए 1.4 ले लिए, यहाँ पे देखिए लोगो पे आ गया, ठीक है। अब एक बार हम ट्रिगर का चार्जर पे नहीं दिखा रहा है, और जब हमने चार्जिंग का इसका सारा रिक्वायर्ड चेक किया तो चार्जिंग का इसका सारा चार्जिंग का इनपुट आउटपुट ओके था, इसलिए हमने डायरेक्ट इस पे गया। तो मैं सोचा कि क्यों ना, अगर आप ये डायलॉग याद कर लिए, थोड़ा सा बस आपको टाइम देना है, तो आपको इसके लिए स्कीमेटिक खोलने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्क्रीन पे लगा देते हैं। आप फटाफट उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रिंट आउट निकालिए और हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से फेमस एवन मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है आप लोग का। देखिए आज मेरे पास फ़ोन है जो सैमसंग का M307, यहाँ पे देख सकते हैं ये मॉडल है, ये डेड है। तो काफ़ी भाई लोग का मतलब हो गया कि देखिए अधिकतर तो स्कीमेटिक बिड में रेडमी का, ओप्पो का मिल जाता है, लेकिन सैमसंग का जो है ना वो डायग्राम अवेलेबल नहीं हो पाता है, और इसका बूट सीक्वेंस भी जो है यूट्यूब पे नहीं होता है ना, जिसके वजह से इसको डेड मोबाइल को रिपेयर करना सैमसंग के फोन को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डोंट वरी, आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो में सैमसंग के ये आईसी काफी सारे मॉडल में लगी है, ठीक है ना। A05, F0507 लगा है, M315 में लगा है, 307 में लगा है, 315F में लगा है। तो काफी सारे मॉडल में सैमसंग के ये वाले पावर एसी लगी है। तो इस वीडियो में जो है ना हम 4-5 चीजें सीखेंगे। पहला हम ये सीखेंगे कि अगर ये आईसी किसी भी फोन में लगी रहेगी तो कैसे चेकिंग करना होता है, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, पहला ये। दूसरा कि अगर ये आईसी लगी रहेगी तो कौन कौन सी कॉइल पे किस तरह का सप्लाई बनती है, उस सप्लाई का नाम क्या है ना, और वो वोल्टेज कब बनती है, ये सारी चीज समझेंगे। तीसरा कि काफी भाई लोग को ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर डीसी मशीन पे इतना करंट जा रहा है या फिर हमारे बक सप्लाई स्टेबल बन रही है, फिर भी हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा है ना, चार्जर लगा रहे हैं तो कोई यूएसबी डिजिटल चार्जर पे कोई करंट भी नहीं दिखा रहा है, तो वो फॉल्ट कहां से आती है, ठीक है, हम ये भी सीखने वाले हैं। चौथा, आपको ये ट्रिक बताएंगे कि अगर ये आईसी जितने फोन में लगी होगी क्या, बहुत सारे फोन में लगी है, तो आपको बिना डायग्राम खोले ही, आपको कोई स्कीमेटिक, कोई बिड में कोई हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप ये जो पावर एसी के पास जो ये कॉइल लगी है, ये कॉइल पे किस तरीके से आपको चेक करना है, आपको याद करने का ट्रिक बताऊंगा, जो आपको बगैर डायग्राम खोले ही ये आईसी देखते हैं फटाफट आप कहेंगे अरे ये आईसी लगी है, अब भी मैं 2 मिनट के अंदर चेक करता हूं, ठीक है। पावर एसी के पास ये कॉइल, फर्स्ट कॉइल किसके लिए, सेकंड कॉइल किसके लिए, तीसरी कॉइल किसके लिए, चौथी कॉइल किसके लिए, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जिससे कि काफी भाई लोग को ये पता नहीं होता है कि अगर हम एक पावर आईसी के बारे में समझ जाते हैं और जो उसकी सीक्वेंस होता है वो उसके बारे में समझ जाते हैं, तो ये पावर, ये सीक्वेंस काफी सारे मॉडल में होती है। तो हमें उसके लिए फिर से हमें डायग्राम या फिर उतना एफर्ट, उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और पांचवा, मैं आपको जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा कि आपको ऐसा क्या कर लेना है जो आप थोड़ी बहुत, अगर आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं या भूल भी जाते हैं, तो आपको ऐसे बगैर डायग्राम खोले ही पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या चेक करना है, ठीक है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं कोई भी कंटेंट, कोई भी वीडियो बनाऊं तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप तक मैं पहुंचाऊं। चेक करते हैं। देखिए ये बोर्ड है सैमसंग
M307 M30। तो इसमें क्या दिक्कत है हम आपको USB डिजिटल चार्जर पे चेक करके दिखा दिए। अब मैं आपको जो है ना DC पावर सप्लाई मशीन पे भी चेक करके दिखाते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। देखिए कस्टमर का क्या कहना है, कस्टमर का ये कहना है कि जब वो सील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये नेटवर्क की प्रॉब्लम के लिए आया था, लेकिन जब वो सील्ड निकाल लेते हैं तो सील्ड निकालने के दरमियान, यानी जब सील्ड निकाल लें तो उसके बाद ये मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी वो सारी चीज़ चेक किए हैं, चेक करने के बाद उनको समझ में नहीं आया तो फिर ये मेरे को दिए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, तो स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। चलिए एक बार हम DC करंट इसमें देख लेते हैं। देखिए फिजिकली अगर हम कंडीशन देखें आई टेस्टिंग, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए फ्रेश है ना, वो छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं किए हैं, सील्ड निकाले हैं यहाँ पे। तो एक बार हम DC पे देख लेते हैं कि DC मशीन पे क्या करंट ले रहा है, ताकि इसे हमें आइडिया मिल जाए कि देखिए DC करंट से जो है ना एक सेक्शन डिसाइड हो जाता है कि अपने को अब कौन सा सेक्शन चेक करना है, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं DC मशीन पे क्या करंट ले रहा है। तो यहां पे हम इस बोर्ड में लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि DC मशीन पे क्या करंट ले रहा है। एक बार मोबाइल से दिखाओ जरा उसमें DC मशीन पे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जब पावर की को शॉर्ट किया, पावर की को हम शॉर्ट कर रहे हैं, तो इसका करंट देखते हैं। प्रेस हो रहा है, देखिए ये 24 और पावर की छोड़ने पर ये 0 हो जा रहा है। फिर से हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए फिर से हम चेक करते हैं, प्रेस करो, देखिए 24 ले रहा है, और जैसे ये पावर की छोड़ देते हैं तो ये 0 हो जा रहा है, ठीक है। ये USB डिजिटल चार्जर पे भी दिखा देते हैं कि देखिए USB डिजिटल चार्जर पे जब हम लगा कर चेक कर रहे हैं इस फोन को, तो एक बार मैं इसको सही से लगा दूं, तो जो है ना कुछ भी करंट यहाँ पे नहीं ले रहा है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, ये 1 नंबर है, ये देख सकते हैं, ये 1 नंबर है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी करंट नहीं ले रहा है, ठीक है। तो हम आगे समझेंगे कि आखिर ऐसा करंट नहीं लेने का क्या रीजन है, क्या हमारे चार्जिंग के लाइन में कोई दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास जो आया ये फोन 1.5 में आया है, और हम ये भी बताएंगे कस्टमर हमसे क्या बोले, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें चेक कर लेना है कि वीवेट में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। पहला स्टेप कूल टेस्टिंग करना है। आई टेस्टिंग, देखिए आई टेस्टिंग में ये फिजिकली कंडीशन ओके दिख रहा है। पहले आपको आई टेस्टिंग ही करना होता है चारों तरफ अच्छे तरीके से कि कोई फिजिकली कंडीशन टूटा फूटा तो नहीं है। उसके बाद हमें कूल टेस्टिंग करना होता है। कूल टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को बीप डायोड रेंज पे सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने डायोड मोड पे सेट कर दिए, ठीक है, डायोड मोड पे सेट कर दिए। रेड वायर को हम ग्राउंड पे रखेंगे, रेड वायर को ग्राउंड पे रखेंगे। अब चेक करेंगे बैटरी कनेक्टर पे कि बैटरी कनेक्टर पे कूल टेस्टिंग में क्या कंडीशन दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये हो गया हमारे ग्राउंड, ठीक है, और ये पॉजिटिव हो गया। तो रिवर्स में आ रही है 569, ठीक है। रिवर्स मतलब रेड वायर को जब हम ग्राउंड पे रखे हैं तो उसको रिवर्स बोलते हैं। अब हम चेक करते हैं फॉरवर्ड, यानी ब्लैक वायर को ग्राउंड पे रख कर चेक करते हैं, ठीक है। तो जब ब्लैक वायर को ग्राउंड पे रख कर चेक कर रहे हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 2000 प्लस आ रहा है, यानी 1000 प्लस है। तो इसका मतलब है बैटरी की लाइन में कूल टेस्टिंग में कोई शॉर्टिंग लीकेज ओपन नहीं है। सेकंड, इसके बाद वीवेट के बाद हमें चेक करना होता है वीपीएच। अब यहाँ पे हम पावर की चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर पावर की खराब होता, पावर की में लाइन ब्रेक होती या शॉर्ट होता तो ये ट्रिगर ही नहीं लेता। जो डीसी मशीन पे ये 24 दिखा रहा है ये नहीं दिखाता। तो ये 24 दिखाने का मतलब हो गया कि पावर की क्या है, ओके है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे वीपीएच चेक करेंगे। तो वीपीएच चेक करने के लिए हमने काफी सारे वीडियो में एक्सप्लेन किए थे कि वीपीएच को पहचान करने का तरीका यह है कि पावर एसी और कॉइल के बीच में जो ये कैप लगे होते हैं, ये सारे कैप पे हमें अपने को चेक
करना होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वीपीएस लाइन में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, रेड वायर को ग्राउंड पे रख करके चेक करना होता है। तो देखिए यहाँ पे 333 आ रही है, इधर ग्राउंड है, इधर प्लस है, तो रिवर्स में 333 आ रही है। अब हम फॉरवर्ड करते हैं, यानी ब्लैक वायर को ग्राउंड पे रख के चेक करते हैं। तो अब इसमें 100 प्लस या फिर कुछ भी नहीं आनी चाहिए। तो देख सकते हैं कि काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि कूल टेस्टिंग वीपीएस लाइन में भी कोई शॉर्टिंग, कोई लीकेज, कोई ओपन नहीं है अगर ये रीडिंग आ जाता है तो। अगर आप इसको डिटेल्स में जानना चाह रहे हैं, वीपीएस क्या है, कितनी रीडिंग आनी चाहिए, वीवेट क्या है, कितनी रीडिंग आनी चाहिए, तो हमारे सीआरबी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट ये डाल रखे हैं हमने, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसमें आप विस्तार से देख सकते हैं। ठीक है, अब वीपीएच के बाद फिर हमें बक चेक करना होता है। ठीक है, तो इस बक में देखिए ये जो पावर आईसी है, ये पावर आईसी है AS537। ठीक है, तो जब भी अगर ये आईसी जितने सारे मॉडल में लगी होगी, सैमसंग के काफी सारे हैंडसेट में ये लगी है, तो इस डॉट के पास फिक्स रहेगा। ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल फिक्स रहेगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आप कहेंगे कि हम सिर्फ M30 ही नहीं सर, हम तो A50 भी सीख गए रिपेयर करना, और M21 भी सीख गए, A515 भी हो गए, या 215 हो गया, या 307 हो गया, या 317 हो गया, 315 हो गया। काफी सारे हैंडसेट में ये आईसी लगी है, तो मजा आ जाएगा चेक करने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉट के पास ये जो पहली हमारे बक जाती है सीपीयू के अंदर, ये MIF के नाम से जाती है। ठीक है, देखिए सीपीयू को जो है ना अलग अलग बक चाहिए। अगर हमें सीपीयू हर सेक्शन को कंट्रोल अच्छे से करवाना है, हर सेक्शन को फ्रीक्वेंसी अच्छे से भेजना है, तो उसके लिए सीपीयू को अलग अलग तरीके से बक सप्लाई चाहिए। जैसे ग्राफिक्स की चाहिए, ताकि वो ग्राफिक्स रिलेटेड जितनी भी हमारा फ्रीक्वेंसी है वो उसको प्रॉपर सिग्नल पहुंचा सके। जैसे मॉडेम चाहिए, जितने भी हमारे नेटवर्क को फ्रीक्वेंसी भेजवाना हो, तो वो मॉडेम जब तक नहीं जाएगी बक, तब तक वो सीपीयू हमारे जितने भी नेटवर्क संबंधित सिग्नल फ्रीक्वेंसी होती है वो सही से नहीं कर पाएगी। उसी तरीके से अगर किसी सेक्शन में हाई फ्रीक्वेंसी भेजवाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे बक होती है, जो बक में करंट लेवल ज्यादा होती है और वोल्टेज कम होते हैं, तो वो बक भी जानी चाहिए। तो सीपीयू को ना अलग अलग तरीके से बक सप्लाई चाहिए, मॉडेम की, ग्राफिक्स की, कोर की, ताकि वो हर सेक्शन रिलेटेड को अच्छे से कंट्रोल कर सके और अच्छे से उस सेक्शन में फ्रीक्वेंसी को भेज सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहली बक जो है डॉट के पास, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल फिक्स है। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे याद करना है। ठीक है, ये डॉट के पास पहली जो कॉइल है, ये MIF के नाम से जो ये सीपीयू के अंदर जाती है। अगर इस कॉइल पे कोई शॉर्टिंग वगैरह बताती है तो समझिए कि हमारी ये सीपीयू लाइन शॉर्ट है। और इसकी अगर हम वोल्टेज की बात करें तो 0.75 वोल्टेज आती है। मैं आपको भी चेक करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। सेकेंड कॉइल जो होती है, ये ALD की कॉइल होती है, जो चार्जर लगाने के बाद 1.3 की सप्लाई बनती है। ठीक है, चार्जर लगाने के बाद 1.3 की सप्लाई बनती है। और तीसरी कॉइल की बात करें तो तीसरी कॉइल ये G3D के नाम से होता है, जो भी ये भी सीपीयू के अंदर जाती है। मैं आपको बोला ना कि सीपीयू को अलग अलग तरीके से बक सप्लाई चाहिए, ताकि वो हर सेक्शन को अच्छे से कंट्रोल कर सके और हर सेक्शन में फ्रीक्वेंसी जो जा रही है सीपीयू से वो प्रॉपर जा सके। उसके बाद ये जो कॉइल होती है, ये हमारा होता है सीपी, जो ये भी हमारे सीपीयू के अंदर जाती है। और ये दो कॉइल आपस में कनेक्टेड है, जो CPU CL1 के नाम से होती है, जो ये भी हमारे सीपीयू के अंदर जाती है। अगर हम इसकी वोल्टेज की बात करें तो इसकी भी वोल्टेज 0.75 वोल्टेज होती है। ठीक है, उसके बाद हम ये इस कॉइल की बात करें तो ये बक की होती है। ठीक है, और बक के बाद फिर हमारा CPU CL0 के नाम से, जो ये भी सीपीयू के अंदर जाती है, बक भी सीपीयू के अंदर जाती है। और इसकी भी अगर हम वोल्टेज की बात करें तो चार्जर लगा करके 0.75 वोल्टेज बनती है। ठीक है, और इसके बाद की अगर हम इस कॉइल की बात करें तो ये INT की होती है, जो ये भी हमारे सीपीयू के अंदर जाती है और ये भी हमारे 0.75 वोल्टेज बनाती है। फिक्स, बिल्कुल फिक्स रहेगा। मैं आपको जितने भी मॉडल का नाम बताया हूं, ये कॉइल भी उतने ही दिखने को मिलेगी। और INT के बाद फिर ये कॉइल होगी हायर LDO का, यानी जो 2 वोल्टेज सप्लाई बनाती है। और उसके बाद लास्ट कॉइल जो होगी, जो हमारा के नाम से, जो कि वोल्टेज होती है 1.1 वोल्टेज, ये 1.1 वोल्टेज। तो
ये यहां से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 कॉइल है। अब चाहे आप M30 में देखें या M30S में देखें या फिर A515 में देखें या फिर A505 में देखें या फिर A550F में देखें या फिर 507 में देखें या 5057F में देखें या फिर M215 में देखें या फिर आप M31 में देखें या फिर M317 में देखें, इतने सारे मॉडल में ये बिल्कुल 11 कॉइल मिलेगी और आपको चेकिंग करने का तरीका भी सेम रहेगा। तो अगर हम इसके भी कुल टेस्टिंग की बात करें तो आपको फटाफट वैसे ही चेक कर लेना है, रेड वायर को ग्राउंड पे रखना है, सब में हमारे लगभग नॉर्मल वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम वैल्यू की बात करें 316 ठीक है, नॉर्मल वैल्यू है, इसमें भी नॉर्मल है, ठीक है। 12 से कम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसमें भी नॉर्मल है, इस पे भी नॉर्मल है, इस पे भी नॉर्मल है। कुल टेस्टिंग यहां तक ओके है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, कुल टेस्टिंग यहां तक ओके है। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, हॉट टेस्टिंग करना होता है, ठीक है। अब हॉट टेस्टिंग करने के लिए चार्जर को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, चार्जर को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे हम चार्जर को इंसर्ट करेंगे, अब उसके बाद चेक करेंगे हॉट टेस्टिंग। तो यहां पे हम चार्जर को इंसर्ट करते हैं और चार्जर को इंसर्ट करके फिर हम आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं कि क्या हमारे वोल्टेज क्या है। हमने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं कि बक सप्लाई पे अगर फ्लक्चुएशन आती है तो क्या करना होता है। अब देखिए वोल्टेज को चेक करने के लिए हमें डीसी वोल्ट पे सेट करेंगे मल्टीमीटर को, बैक वायर को हम ग्राउंड पे रखेंगे। सबसे पहले हमें वीपीएच चेक करना है कि क्या इनपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वीपीएच हम यही चेक कर लेंगे, ठीक है। इनपुट हो रहा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर हमारे वोल्टेज वीपीएच बन रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे वीपीएच इनपुट हो रही है। अब उसके बाद से बक सप्लाई चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये आईसी अगर लगी रहेगी तो आपको सभी बक पे वोल्टेज दिखने को मिलेगा, सभी बक पे वोल्टेज दिखने को मिलेगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सभी बक पे आपको वोल्टेज दिखने को मिलेगा। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे, ये MIF 0.75 देखिए स्टेबल है, फ्लक्चुएशन नहीं है। चलिए उसके बाद हमारा LLDO 1.3 ये भी स्टेबल है, फ्लक्चुएशन नहीं है। चलिए इसके बाद हमारा G3D CPU के अंदर 0.7 ये भी ओके है, ये भी ओके, ये भी ओके, ये सारे बक की है, ये भी ओके, ये भी बक है ओके। INT ये भी ओके, HLDO 2 वोल्ट की लगभग ये भी ओके, 2 वोल्टेज समथिंग आ रही है, 1 वोल्ट 995 मिली वोल्ट यानी 2 वोल्टेज मान के चलिए, और ये 1.1 की है, ये भी ओके है, तो स्टेबल वोल्टेज आ रही है। अब यहां पे देखें अगर आप तो डीसी मशीन पे 24 आ रही है और यहां पे हमारे स्टेबल वोल्टेज आ रही है। तो जब हमने काफी सारे वीडियो में हमने एक्सप्लेन किए हैं कि जब हमारा बक का आउटपुट स्टेबल आ रही है तो समझ जाइए कि स्टेबल आने का मतलब ये हो गया कि हमारा सीपीयू और पावर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन हो रही है तभी आपके स्टेबल वोल्टेज आ रही है। तो अब यहाँ पे करंट के मद्देनजर में रखें 24 आ रही है, सिर्फ 24 आ रही है पावर की प्रेस करने के बाद और छोड़ने पे 0। और सबसे पहले हम आपको यूएसबी डिजिटल चार्जर पे चेक करके दिखाए थे, तो देखिए डिजिटल चार्जर पे भी कोई करंट नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये कस्टमर फोन लेके आए और हमने यूएसबी डिजिटल चार्जर पे लगाया तो मैं समझ गया कि अपने को कहां जाकर के चेक करना है जिससे कि 5 मिनट के अंदर ये फॉल्ट फाइंड हो जाए कि समस्या क्या है। मैं आपको बता दूं सैमसंग के फोन अगर आता है आपके पास और यूएसबी डिजिटल चार्जर पे कोई करंट नहीं ले रहा है और डीसी मशीन पे करंट कुछ भी ले रहा हो, लेकिन जब आप चार्जर लगा करके बक सप्लाई चेक कर रहे हैं और उस कंडीशन में स्टेबल आ रही है, ध्यान दीजिए अगर फ्लक्चुएशन आ रही है तो उसके बीच में यानी सीपीयू और पावर के बीच कम्युनिकेशन बिगड़ गई है। अब आपको चेक करना होगा कि उसके बीच में जो लाइन होती है, जैसे हमारा 1.8 की लाइन होती है, VXO लाइन होती है, उसके अलावा हमारा एक थर्मल की होती है। हमारे फ्रीक्वेंसी 2 तरह की जाती है, एक थर्मल की जाती है, एक नॉर्मल जाती है, वो सब चेक करना होता है। पावर होल्ड चेक करना होता है, रीसेट लाइन चेक करना होता है, ठीक है, और बक चेक करना होता है। LDO में 5-6 तरह की वोल्टेज चेक करना होता है अगर हमारे फ्लक्चुएशन आ रही है तो। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे बक कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो जो हम थ्योरी से पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, उसको मद्देनजर में रखते हुए ऐसे बोलेंगे कि एमएमसी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है।
लेकिन एनओसी की तरफ तब जाते हैं जब यूएसबी डिजिटल चार्जर पे कोई करंट लेता है, लेकिन यहाँ पे कोई करंट नहीं ले रहा है। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आपके आता है सैमसंग की फोन में कि यूएसबी डिजिटल चार्जर पे कोई करंट नहीं ले रहा है और चार्जिंग का इनपुट लाइन ओके है, ठीक है, और बक सप्लाई स्टेबल है और करंट हमारा जाकर 0 हो रहा है, तो आपको सबसे पहले हमारे क्रिस्टल का थर्मल का जिसका नाम होता है TCXO, वो आपको जाकर के चेक करना होता है। TCXO के लिए एक आईसी होती है, जहां पे आप कह सकते हैं क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल होती है, जो ये क्रिस्टल TCXO की ये हमारे फ्रीक्वेंसी आउट करके 26 मेगाहर्ट्ज आउट करके ये 3 तरह का जाती है, पावर के अंदर जाती है, वाईफाई ब्लूटूथ के अंदर जाती है और सीपीयू के अंदर जाती है। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी नहीं बना रही है या फिर ये खराब हो गई है, तो इस कंडीशन में बक सप्लाई स्टेबल बनेगा। यहां पे देख लीजिए, ये 8 वोल्ट की होती है, ये वाली, ये 8 वोल्ट की होती है जो सैमसंग की फोन में आपको दिखने को मिलेगा। तो अगर ये प्रॉब्लम है कि चार्जिंग में कोई करंट नहीं ले रहा है और बक सप्लाई स्टेबल है और डीसी मशीन पे चेक करें करंट लेके 0 हो रहा है, तो आपको सबसे पहले यही जाकर के चेक करना है कि वो हमारा ओके है कि नहीं है ना, ये वाली ओके है कि नहीं है, सीधे आपको यहीं पे जाके अटैक करना है। ये खासकर सैमसंग के फोन डेड मोबाइल को रिपेयर करने का ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। अगर यहाँ पे फ्लैक्चुएशन होता है तो इसका अलग रीजन हो जाता। तो अब हम इसका रिक्वायर चेक करेंगे ये आईसी की, ये क्रिस्टल की, कि ये क्रिस्टल आउट करके किस तरीके से इन हो रही है, किस तरीके से आउट हो रही है और आउट होकर के कहां जा रही है, ताकि हम उसको समझ पाए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी ये फॉल्ट आया था मेरे पास, तो उसमें हमने थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया था, लेकिन फॉल्ट को फाइंड कर लिया था। फिर उसके बाद आया तो हमें उतना टाइम नहीं लगा, ये मिलाकर तीसरी बार ये सेम फॉल्ट मेरे पास आया। तो मैं सोचा यार क्यों ना हम वीडियो बना करके आप लोग के पास शेयर करें, क्योंकि आप लोग बहुत प्यार मोहब्बत देते हैं हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो पे, और आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट्स भी करते हैं। तो मैं सोचा कि यार ये नॉलेज को शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज जल्दी कोई शेयर नहीं करता है, खासकर सैमसंग की फोन में डेड मोबाइल के लिए, ठीक है। तो हम इसका रिक्वायर चेक करेंगे और इसी में आपको फॉल्ट दिखने को मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे हमें टाइम वेस्ट करने कोई फायदा नहीं है। जब स्टेबल है यहाँ पे तो हमें फिर सीपीयू में क्यों उसको छेड़छाड़ करना है, सीपीयू रिवॉल्व करना है। सीपीयू में अगर कोई दिक्कत होती, ध्यान दीजिए, सीपीयू में दिक्कत होती, यहाँ पे बक सप्लाई स्टेबल नहीं बनाता। सीपीयू में दिक्कत होती तो यहाँ पे बक सप्लाई स्टेबल नहीं बनाता। तो चलिए हम आते हैं अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे और इसका हम रिक्वायर देखते हैं कि इसके कैसे कैसे इन आउट हो रही है, फिर हम चेक करेंगे कि इसमें समस्या क्या हो गई है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। देखिए सबसे पहले ये हमने ऑलरेडी स्कीमेटिक लेआउट खोल रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम, ये है हमारा क्रिस्टल, तो इस क्रिस्टल की पार्ट नंबर कॉपी करेंगे। देखिए स्कीमेटिक अगर आपको रीड करने नहीं आता है तो हम स्कीमेटिक का भी वीडियो बना रखे हैं कि कैसे स्कीमेटिक को रीड करते हैं, इसका भी सीरीज बना रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। यदि अगर आपको स्कीमेटिक लेआउट क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है, कैसे कॉपी पेस्ट करना है, तो आप जा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के भी आप लिंक को ओपन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे U2020 ये हमारा क्रिस्टल है, इसकी पार्ट नंबर कॉपी किया, स्कीमेटिक में गया, स्कीमेटिक में जाने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में आकर के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद अब ये आ गया हमारे क्रिस्टल जो ट्रांसीवर के नाम से है। और ये क्रिस्टल किस लिए बना रही है, तो TCXO। अब TCXO का मतलब होता है टेम्परेचर कंपनसेटेड क्रिस्टल ऑसिलेटर। जो ये हमारे यहाँ पे अगर हम इसकी रिक्वायर की बात करें, देखिए यहाँ पे बॉल की बात करें तो 1 2 3 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 बॉल है ना, टोटल 8 बॉल है। अब हम इसकी रिक्वायर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे इनपुट हो रही है VPH, जो VBAT SYS के नाम से है। A1 के बॉल पे इनपुट हो रही है। उसके बाद से यहाँ पे हमारे मास्टर क्लॉक इन, जो इस क्रिस्टल से आउट होकर के इसके अंदर इन हो रही है, 2 तरह का हो गया। फिर उसके बाद से यहाँ पे एक इनेबल के लिए और दूसरा यहाँ पे आउट होकर के यानी A2 के बॉल से आउट होकर के फिर ये 3 तरीके से हमारे टेम्परेचर कंपनसेट क्रिस्टल ऑसिलेटर के 26 मेगाहर्ट्ज, 26 मेगाहर्ट्ज ये जा रही है। PMIC के अंदर जा रही है, पावर IC के अंदर जा रही है
वाईफाई ब्लूटूथ के लिए जा रही है, और एपी यानी एप्लीकेशन प्रोसेसर यानी सीपीयू के अंदर भी जा रही है। तो अगर इसमें से कोई दिक्कत हो जाती है तो हमारा ऐसा ही प्रॉब्लम आएगा कि यूएसबी डिजिटल चार्जर पे कोई करंट नहीं लेगा। इसका भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है? क्योंकि ये हमारा टेम्परेचर यूएसबी सेंस भी करती है जब ये सीपीयू के अंदर जाती है, ये वाला TCXO, तो हमारा सीपीयू यूएसबी के लिए भी ये सेंस करने का काम करती है। तो जब ये सीपीयू के अंदर जाएगी नहीं TCXO, तो वो हमारा यूएसबी सेंस होगी नहीं, और जब यूएसबी सेंस नहीं होगी तो हमारा यूएसबी डिजिटल चार्जर पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। और इसीलिए यहां पे हमारा कुछ यूएसबी डिजिटल चार्जर पे नहीं दिखा रहा है। और जब हमने चार्जिंग का इसका सारा रिक्वायर्ड चेक किया तो चार्जिंग का इनपुट आउटपुट ओके था, इसलिए हमने डायरेक्ट इस पे गया। तो मैं सोचा कि क्यों ना हम इसका वीडियो बनाएं और आप लोग के पास हम शेयर करें कि देखिए ऐसे भी फॉल्ट आ सकता है। और सैमसंग में यदि इस तरीके से फॉल्ट आता है तो आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे जाके इसका रिक्वायर चेक कीजिए। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये ओके है या नहीं है? क्लियर? सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट चेक कर लेंगे कि क्या इसका इनपुट हो रहा नहीं हो रहा है, ये हमारा VPH। और दूसरा जो ये हमारा VLDO ये आउटपुट है, यहां पे अगर वोल्टेज दिखने को मिल जाता है तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ये हमारी क्रिस्टल काम कर रही है। तो हम डायरेक्ट इनपुट और आउटपुट भी चेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आउटपुट भी चेक करके पता कर सकते हैं। कैसे? अगर आउटपुट बन गया तो डाउट है क्या कि हाँ इनपुट में दिक्कत होगी, क्योंकि जब इनपुट गया तभी तो आउटपुट बना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट आउटपुट चेक कर लेंगे। तो हम यहाँ पे आउटपुट में इसकी पार्ट नंबर कॉपी किया, लेआउट में गया, लेआउट में जाने के बाद अब यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद यहां से हम नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस क्रिस्टल के जस्ट बगल में ये कैपेसिटर लगा है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे वोल्टेज दिखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो इसका मतलब ये क्रिस्टल काम कर रही है। अब क्या चेक करना है? तो अब इसके बाद चेक करना है कि जो ये हमारा PMIC वाईफाई और AP, तो वाईफाई को नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा, पावर IC और AP, इसमें जो हमारा जा रही है TCXO, इसमें कोई ओपन तो नहीं है, ये आपको चेक करना है। और खासकर अगर कस्टमर ये भी कह रहे हैं कि सील्ड निकालने में हुआ है तो ज्यादातर यही दिक्कत आती है, क्योंकि उसके नियर बाई ही क्रिस्टल लगा है, सील्ड के बगल में ही लगा है, मतलब वो क्रिस्टल के बगल में ही है बिल्कुल। तो हमारे PMIC TCXO और AP TCXO ये चेक करना है कि ये लाइन ओपन तो नहीं है। तो यहां से हम कॉपी करते हैं। अब देखते हैं इस लाइन में क्या क्या लगा है। तो यहां से हम जब नेक्स्ट किए तो देखिए यहां पे एक कैपेसिटर, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में समझाएंगे कि TCXO हमारे किस तरीके से एक स्टेबिलिटी फ्रीक्वेंसी को पास करके हमारे CPU को और पावर को देती है, किस तरीके से ये हमारे थर्मल, इसमें जो थर्मिस्टर है वो कैसे काम करती है, ये सेपरेट वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि ये वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए रखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सीरीज में कैपेसिटर लगा है यहाँ पे, और इस कैपेसिटर से पास होते हुए, रजिस्टर्स होते हुए ये पावर IC के अंदर जा रही है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर लगा है। तो हमें यह देखना है कि रजिस्टर कैपेसिटर हमारे बोर्ड में मौजूद है या नहीं है, यह देखना है, क्योंकि हमारे जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगी तो इसका ही रिक्वायर्ड देखना है ना। तो हम पहले वोल्टेज चेक कर लेंगे, अगर वोल्टेज नहीं आती है तो क्रिस्टल की प्रॉब्लम है, फिर हम क्रिस्टल को चेंज करेंगे। अगर वोल्टेज आ जाती है तो फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये दोनों लाइन ओके है या नहीं है। और इसमें भी लगभग 1 वोल्टेज के आसपास ये वोल्टेज दिखने को मिलती है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये कैपेसिटर बोर्ड में मौजूद है या नहीं है। तो अब ये बोर्ड में कहाँ है वो हम देख लेते हैं, बाद में आपको माइक्रोस्कोप में जाकर के दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मार्क कर लीजिए कि ये EMCP जो है यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर रजिस्टर के बगल में ये कैप लगा हुआ है, जिसकी पार्ट नंबर है 5080। ठीक है, ये क्रिस्टल हो गया इस किनारे पे। ठीक है, और देखते हैं, और ये रजिस्टर देखेंगे जस्ट इसके बगल में, ये रजिस्टर के पार्ट नंबर देख लेते हैं क्या है। तो ये रजिस्टर के पार्ट नंबर है R5001। तो ये देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है, तो जस्ट इसके बगल में। तो ये रजिस्टर देख लेते हैं, मिस तो नहीं है। इसके अलावा और देखते हैं इसमें क्या लगा है। तो यहां से हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब ये PMIC में एक कैपेसिटर दिखाया, अब हम AP के लिए देखते हैं, यहां से नेक्स्ट करते हैं। तो AP के लिए भी यहां पे देखिए कैपेसिटर लगा है, जिसकी पार्ट नंबर है C4012। ठीक है,
ये कैपेसिटर देख लेते हैं, यानी ये सीपीयू के अंदर जा रही है फ्रीक्वेंसी। ये देख लेते हैं कि ये बोर्ड में कहां लगा है। देखिए जस्ट इसके बगल में लगा है, यहाँ पे पेस्ट करके दिखा देते हैं। तो जस्ट इसके बगल में नहीं, इधर लगा है सीपीयू के पास। तो ये सीपीयू के पास लगा है, ठीक है, कोई नहीं, ये भी देख लेंगे। और देख लेते हैं, TC 100, यहां पर भी देखिए एक और जा रही है यहाँ पे TC 126 मेगाहर्ट्ज C4011। तो ये भी देख लेते हैं हम, ये कैपेसिटर कहाँ है, क्योंकि इसमें भी जा रही है। तो ये देख लेते हैं, ये जस्ट इसकी कैपेसिटर के बगल में है, ठीक है, ये वाले। तो हमारा सीपीयू के अंदर दो तरीके से जा रही है, एक इस वाले कैपेसिटर से जा रहा है, एक सीपीयू के पास कैपेसिटर लगा हुआ है। तो हम ये बोर्ड में देख लेते हैं कि क्या ये सारे रजिस्टर, कैपेसिटर और जो सीपीयू के पास कैपेसिटर है वो मौजूद है या नहीं है। और उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये क्रिस्टल का हमारा जो VLDO के नाम से जो वोल्टेज है वो 1.82 वोल्टेज के समथिंग आती है, वो वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही है। चलिए हम देख लेते हैं, वोल्टेज चेक करके दिखा रहे हैं कि ये हमारा जो कैपेसिटर है, मैं आपको स्क्रीन पे भी इसकी फोटो लगा के दिखा देंगे, ठीक है। ये वाले कैपेसिटर है आउटपुट का, तो इस कैपेसिटर पे अगर बन गया तो इसका मतलब ये रिस्पॉन्स कर रहा है ये क्रिस्टल, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीमीटर को ऑन करते हैं, चार्जर को इंसर्ट करेंगे पहले, ठीक है। अब चार्जर लगा दिया, अब चेक कर लेते हैं पहले वीपीएच बन रहा है नहीं बन रहा है। तो वीपीएच बन रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं इसकी आउटपुट, तो देख सकते हैं यहाँ पे 1.8 आ रहा है, इसका मतलब ये ओके है, ठीक है। अब हम यहाँ की बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पे देखिए दो कैपेसिटर यहाँ से मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो कैपेसिटर मिसिंग है जो हमारा TC 100 के लिए, और ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगा है जो फ्रीक्वेंसी को ये पास करके पावर के अंदर और सीपीयू के अंदर जा रही है। तो यही कैपेसिटर मिस होने की वजह से इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम ये देखेंगे डायग्राम में कि ये कैपेसिटर कितने पावर का है, कितने फैराड का लगा है, फिर हम दूसरे बोर्ड से निकाल कर हम क्या करेंगे, इसमें फिक्स करके देखेंगे कि क्या अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। इससे पहले भी फॉल्ट आया था इस टाइप का, हमने उसको देखा और देख करके ही समझ गया कि अभी अपने को कहां पे जाकर के चेक करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे क्या है कि इसी से ही हमें और आप लोग के पास नए तक नॉलेज पहुंचाने का मन करता है और दिल करता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट है। तो बाकी अगर आप लोग को और भी आपका जो सजेशन होगा कि इस टाइप की वीडियो, इस टाइप के हमारे डाउट को क्लियर होनी चाहिए, तो वो भी आप कमेंट्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं, है ना। आपके ऊपर भी वो वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैपेसिटर कितने फैराड का लगा हुआ है। यहाँ पे हम इस कैपेसिटर की पार्ट नंबर कॉपी करेंगे और कॉपी करके स्कीमेटिक में देखेंगे कि ये कैपेसिटर हमारे कितने पावर का है। तो यहाँ से हम जूम करते हैं, तो ये कैपेसिटर है 1 NF। NF का मतलब हो गया नैनो फैराड। ये 1 नैनो फैराड का ये कैपेसिटर है। तो हम 1 नैनो फैराड का हम किसी भी बोर्ड से निकाल कर लगा देंगे। यहाँ पर भी 1 नैनो फैराड का लगा है। अच्छा, एक बार वो भी जो पावर आईसी के लिए था, ठीक है, उसमें हमारे कितने फैराड का लगा है। ये तो सीपीयू के लिए जो 1 नैनो फैराड का लगा है। हम पावर वाले भी देख लेते हैं, जो ये TC 100 पावर के अंदर जा रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये भी 1 नैनो फैराड का है। तो दोनों कैपेसिटर जो है 1 नैनो फैराड का ही मिसिंग है, और ये हम किसी बोर्ड से निकालकर हम 1 नैनो फैराड का क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास बोर्ड होगा तो उसमें हम देख लेते हैं। तो ये हमने देखा था J610 में ये कैपेसिटर लगा हुआ था, तो हम इसमें ढूंढ लेते हैं कि ये हमारा 1 NF कहाँ पे है। तो 1 NF लिखेंगे, अब ये कैपेसिटर जहाँ होगा वहाँ पे बता देगा, ठीक है। तो 1 NF ये 0.01 है, एक यहाँ पे है 1 NF, ठीक है। तो हम ये बोर्ड में देख लेते हैं कि ये बोर्ड में कहाँ पे है, ये 0.01 है, और देखते हैं कहाँ पे लगा है।
नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। एक यहाँ पर भी 1 NF लगा है, ये भी देख लेते हैं कहाँ पे है। इसकी पार्ट नंबर कॉपी किए और लेआउट यानी मदरबोर्ड में गए। मदरबोर्ड में जाने के बाद अब यहाँ पे पेस्ट करके देख लेंगे कि ये कैपेसिटर कहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे लगा है, ठीक है। छोटा कर लेते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट हम स्क्रैप से निकालते हैं ये 1 NF का और इसमें लगाते हैं। लगाने के बाद देखते हैं कि अब क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको इसको याद कैसे करना है, ताकि आपको एक मॉडल नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, इससे अधिक आप रिपेयर कर सके सिर्फ एक क्लास का वीडियो देख करके, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे बस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों कैपेसिटर को हमने लगा दिए, ठीक है। अब चेक करते हैं कि अब USB डिजिटल चार्जर पे करंट ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखा दो, देखिए यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिए। अब देखिए प्रॉपर अभी 0.3 देखिए 1.4 ले लिए, यहाँ पे देखिए लोगो पे आ गया, ठीक है। अब एक बार हम ट्रिगर करते हैं। उस टाइम जो है बक सप्लाई स्टेबल था तो सही, देखिए 31% अभी चार्ज भी है। एक बार हम ट्रिगर करते हैं तो सिर्फ इस ये जो TCXO का जो लाइन में जो सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ था उसके वजह से ये फोन क्या था, डेड था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी फॉल्ट आपके पास आ सकते हैं। और यदि अगर आप और भी क्रिटिकल फॉल्ट से अगर आप परेशान हैं, आपसे फ़ोन रिपेयर नहीं हो रहा है, तो आप मस्ट यहाँ पे आप कुरियर भी कर सकते हैं। मैं आपको रिपेयर करके भी बिल्कुल सेफ तरीके से यहाँ से सेंड कर देंगे, ठीक है। और यदि अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ओके, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो से आप लोग बहुत देखे होंगे, समझे होंगे और सीखे होंगे। चलिए मैं आपको फाइनली जो 5वें स्टेप में जो बता रहा था मैं कि कैसे आपको याद करना है, चलिए अब आपको वो भी हम दिखा देते हैं कि याद करने का क्या तरीका होगा ताकि टेस्ट ना हो। तो ये आईसी है, इसकी हम स्क्रीनशॉट बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन भी लगा देंगे स्क्रीन पे, ताकि आपको भी वो स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट आउट निकाल कर आपको क्या करना है, जहां बैठते हैं वहां पे आपको लगा देना है। आईसी है पावर एसी AS537। ये आईसी काफी सारे मॉडल में लगी है, तो हम इसको सोचा कि चलो हमने जब फॉल्ट आया है ये तो मैंने कस्टमर को थोड़ा टाइम लिया मैंने, और उस पहले हमने इसकी डेटा उटा बनाया, मैंने डेटा बना करके मैं सोचा आप लोग के पास भी शेयर करें। तो ये आईसी जो है देखिए इतने सारे मॉडल में लगी है, ये तो मॉडल हो गया। और इस आईसी के पास 11 कॉइल लगी है। ये सारे कैपेसिटर जो है VPH का है, ठीक है। 11 कॉइल है, 11 कॉइल में ये डॉट है, जिस आईसी के पास डॉट है वहां पे पहली कॉइल MIF जो CPU के अंदर जाती है 0.75 वोल्ट, LLDO 1.3, G3D 0.7 ये भी CPU के अंदर जाती है, ये भी CPU वोल्टेज है, ये भी CPU वोल्टेज, ये भी CPU वोल्टेज, ये भी CPU वोल्टेज, ये भी CPU वोल्टेज। ये हायर LDO, ये CPU के ऊपर जो रैम होता है उस रैम के लिए वोल्टेज 1.1 ये जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब इसको याद कैसे करना है। तो 11 कॉइल है, मैं भी कैसे याद किया, जो कभी अगर आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको स्कीमेटिक डायग्राम खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि MIF का नाम, जैसे ये पहला हमारा कौन सा सप्लाई है, MIF है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, LLDO है। तीसरा कौन सा है, G3D। चौथा कौन सा है, CP। पांचवा कौन सा है, CPU CL01, CL1। उसके बाद कौन सा है, बक। उसके बाद कौन सा है, CPU CL0। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है INT।
उसके बाद HLDO, उसके बाद मेमोरी। देखिए ये सारे सप्लाई का नाम क्या है। इससे क्या है ना कि आपके टाइम बहुत बचेगा, इतना बचेगा कि आप कह नहीं सकते हैं, सीधे सीधे 20 मिनट तो ऐसे ही बच जाएगा। तो हम इसको याद करने के लिए हमने एक डायलॉग सेट कर दिए ताकि हमें बार बार कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हमने MIF का लिख दिए मी, LDO का नाम रख दिया लो यानी मी लो, G3D का नाम रख दिया G यानी यहाँ पे हम G लिख देते हैं, LO लो, MI मी, मी लो G। फिर CP का हमने नाम रख दिया C से चांदनी, 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 ठीक है, चांदनी, मीलो जी चांदनी। फिर CPU CL1 है तो इसका नाम दिया चौक, चांदनी चौक, ठीक है। मीलो जी चांदनी चौक BCIH में, मिलो जी चांदनी चौक BCIH में। अगर आप ये डायलॉग याद कर लिए, थोड़ा सा बस आपको टाइम देना है, तो आपको इसके लिए स्कीमेटिक खोलने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्क्रीन पे लगा देते हैं। आप फटाफट उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रिंट आउट निकालिए और जहां बैठते हैं वहां पे चिपका डालिए, ताकि ये आईसी सैमसंग के इतने, देख अभी भी फोन आता है, ऐसा कि नहीं फोन नहीं आता है, आता है। अगर आपको चेक करना है याद कर लीजिए, अगर ध्यान से उतर जाता है सामने देख लीजिए कि ये हमारी बग किसके लिए, ये कहां जा रही है, किसके लिए। और ये सारे कॉइल पे चार्जर लगाने के बाद सप्लाई आनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो को देख करके आप लोग समझे होंगे तो लाइक कमेंट्स करना ना भूलिएगा। इसको और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताएं और आपको किस टॉपिक पे चाहिए। वैसे तो मुझे पता है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होती है, कहाँ हम परेशान होते हैं, उसी पे हम वीडियो को कवर करते हैं। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन भी क्लासेस चलती है। डिटेल्स के लिए नंबर दिया गया, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।